हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल शिवम स्टडी लाइन में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम साइंस का लगभग सारा टॉपिक कवर करा चुके हैं। तो अब हम मैथ की तरफ बढ़ते हैं। मैथ में कुल 15 चैप्टर है, जिसमें आज पहला चैप्टर का शुरुआत करते हैं और सबसे पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे। इस चैप्टर में कौन कौन सा बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसके आधार पर सभी प्रश्न बनेगा। यहाँ चैप्टर 1 वास्तविक समय इसका नाम है। यहाँ पर संपूर्ण चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे और इसको देखने के बाद जो आपका सभी प्रश्न बनेगा से नहीं बनेगा। इस चैप्टर में सबसे महत्वपूर्ण जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो है इक्लूड विभाजन प्रमेय का, और दूसरा अंक गणित के आधारभूत प्रमेय का, और भी बहुत कुछ है जिसके बारे में इस वीडियो में देखेंगे। और इसका PDF फिर दिया जा रहा है, आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए और यह वीडियो को आप बिना स्किप किए हुए देखिएगा तभी आपको 100% समझ में आएगा। और आप अगर बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स का सारा टॉपिक नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और मैथ का भी हम बहुत सारा टॉपिक करा चुके हैं, जैसे सभी फॉर्मूला का वीडियो, वृत्त, त्रिभुज, इस सभी का हम टॉपिक करवा चुके हैं, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने बेसिक कॉन्सेप्ट की तरफ। यहाँ सबसे पहले चैप्टर का नाम यहाँ पर है क्या, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में आज हम बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे आज जिसे पढ़ने के बाद ही आपका प्रश्न बनेगा। यहाँ सबसे पहले चैप्टर का नाम ही है वास्तविक संख्या। सबसे पहले देखते हैं कि वास्तविक संख्या कहते किसे हैं। परमेय संख्या और अपरमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं। जो परमेय संख्या होता है और अपरमेय संख्या होता है, अगर उन दोनों को मिला दिया जाए तो उसे ही वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे 2 हो गया परमेय संख्या, 3/4 हो गया परमेय संख्या, ये √3 √10 हो गया अपरमेय संख्या। इन दोनों को सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। ये परमेय और अपरमेय क्या है इसके बारे में आगे लिखा गया है। वास्तविक संख्या कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, पहला परमेय और दूसरा अपरमेय। इसे इंग्लिश में कहते हैं रेशनल और इसे इंग्लिश में इनरेशनल। परमेय संख्या किसे कहते हैं, जिस संख्या को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है उसे परमेय संख्या कहते हैं। जैसे कोई भी संख्या है, देख लीजिए, अगर 3/4 है तो ये P/Q के रूप में है, अर्थात बटा के रूप में है, सीधा समझिए बटा के रूप में। और ये 3 भी आप कहेंगे ये तो 3 है, बटा के रूप में नहीं है तो ये परमेय संख्या नहीं है, लेकिन ये है। इसके नीचे हम 1 दे सकते हैं तो ये भी होगा परमेय संख्या। और इसके बाद 0.5 भी होगा, क्योंकि इसको अगर दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे 10 होगा, और इसे हम लिख सकते हैं 1/2 के रूप में, तो ये हो गया परमेय संख्या। और 0. अगर 2 पर लेखनिक भी दे दिया जाए तो ये भी होगा परमेय संख्या, क्योंकि इसे परमेय संख्या के रूप में बदल सकते हैं। इसके बारे में हम एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे, उसमें समझाएंगे इसको, ठीक। ये सभी परमेय संख्या है, ठीक। इससे हम उदाहरण 3/4, 7/8, 0.2, 3.43 पर लिख देंगे और भी बहुत कुछ, ठीक। अब अपरमेय संख्या के बारे में देखते हैं। अपरमेय संख्या किसे कहते हैं, जिस संख्या को P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसे अपरमेय संख्या कहते हैं। ऐसे हम देखें परमेय संख्या के बारे में। अपरमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे हम P/Q के रूप में, जैसे कि √7 इसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, तो ये हो जाएगा अपरमेय संख्या। जैसे रूट हो गया 9, आप कहेंगे ये परमेय के ऊपर में, ये परमेय संख्या, क्योंकि इससे 3 बाहर निकल जाएगा, ये परमेय संख्या है, ठीक। अब जैसे √8 हो जाएगा, ये हो जाएगा अपरमेय संख्या, ठीक। ये अपरमेय संख्या हो जाएगा, लेकिन ये परमेय संख्या। √16 होगा, √4 हो गया। अब इसके बाद भी जिस संख्या के नीचे जो संख्या रिपीट हो जाए, जैसे देखिए ये 0.2, 0, 2, 00, 2, 000, 2 ऐसे चलते रहता है, ये भी अपरमेय संख्या हो जाए, क्योंकि ये रिपीट कर रहा है। जिस संख्या के लास्ट में डैश लगा होगा ये भी अपरमेय संख्या, क्योंकि ये रिपीट कर रहा है, ठीक। समझ गए परमेय अपरमेय के बारे में, इतना ही था परमेय अपरमेय। ये तो हम आपको अलग से बताए, आपके चैप्टर में ये नहीं दिया गया है, आपको सिर्फ समझने के लिए हम दिए। अब आपका चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट शुरू होता है कहाँ से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यह चैप्टर का सबसे पहला बेसिक कॉन्सेप्ट है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हम लिखेंगे, 2 धनात्मक पूर्णांक A, B दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या Q और R विद्यमान है। इसको समझिए, जैसे कोई भी 2 धनात्मक पूर्णांक दिया, धनात्मक राशि, ऋणात्मक नहीं। जैसे अगर 9 और 18, 9 और 19 दिया है, 19 बोलते, 9 और 19 ये दोनों धनात्मक पूर्णांक है। इन दोनों धनात्मक पूर्णांक में 2 और संख्या इसके अंदर है। अब वो कौन कौन सा, इसे जब भाग लगाएंगे तब पता लगेगा। जैसे इसको भाग लगाएंगे, ये हो जाएगा Q और ये हो जाएगा R, और ये इसे A और इसे B माने थे। इसके अंदर देखिए आप Q और R विद्यमान है, ठीक। देखें जब 2 संख्या रहेगा तभी ऐसा संभव हो जाएगा। Q और R कौन, ये 2 और 1 विद्यमान था इसके 9 और 19 के अंदर। यही इस यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहता है कि 2 धनात्मक पूर्णांक A और B दिए रहने पर
ए और बी की जगह पर कोई भी धनात्मक पूर्णांक हो सकता है। दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय, अद्वितीय मतलब उसके जैसा कोई और नहीं, अद्वितीय पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, जो शून्य से प्रारंभ हो, पूर्ण संख्या क्यू और आर विद्यमान रहता है। अब इसे एक समीकरण दिया गया, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यही इक्विलिब्रियम बन के इसे ही सब रटते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, लेकिन हम इसे समझा देते हैं। और जहाँ ये एक स्थिति दिया था इसे बहुत लोग नहीं समझते, इससे हम आपको समझाते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। देखिए इसका क्या मतलब है, यदि आपको बी क्यू और आर दिया है तो आप ये निकालेंगे। अब ये बी क्यू आर, ए का मतलब क्या होता है ये समझाते हैं। जब दो संख्या को भाग देते हैं, जैसे हम 7 और 15 को भाग देते हैं तो ये आ जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है, अब यहाँ पर ये हो जाएगा ए, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, और ये हो जाएगा क्यू, और ये हो जाएगा आर। क्यू को हम भागफल कहते हैं, और ए को भाजक, बी को भाज्य, आर को शेषफल। अगर हमें ए निकालना हो तो इन दोनों को गुना कर देंगे और इसको जोड़ देंगे तो ये बीच वाला आ जाएगा। ठीक समझ गए। अब यहाँ पर एक स्थिति है, कौन सा स्थिति है, 0। ठीक, ये स्थिति, इसका क्या मतलब होगा, 0 जो है आर से, आर होगा 0 से बड़ा होगा, आर जो होगा वो 0 से बड़ा होगा, ये 0 के बराबर होगा। जैसे आप देखते हैं कि कोई भी स्थिति, कोई ऐसा स्थिति होता है इसमें आर 0 हो जाता है और वह 0 के बराबर भी हो जाता है, आर 0 हो जाता है और वो 0 के बराबर हो जाता है, लेकिन वो माइनस में नहीं जाता है। जैसे हम यहाँ पर अभी एक उदाहरण लेकर समझ लेते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर 2 को 4 से भाग देते हैं तो यहाँ पर आर क्या हो गया, यहाँ पर आर 0 हो गया, यहाँ पर आर 0 हो गया। ठीक, अब हम दूसरा भाग देते हैं, जैसे 2 को हम 5 से भाग देते हैं तो यहाँ देखिएगा आर 0 से बड़ा हो जाएगा। आर देखिए यहाँ पर 0 से बड़ा हो गया, जिसका मतलब 1 हो गया, यहाँ पर 0। देखिए आप अभी उदाहरण देकर समझा दिए कि आर जो है ये आर 0 के बराबर भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन वो 0 से छोटा कभी नहीं हो सकता। ठीक, अब यहाँ अगला एक और स्थिति है, वो है बी के बारे में दिया गया। बी का मतलब ही अभी हम आपको समझाए कि बी का मतलब यहाँ पर क्या होता है। बी का मतलब यहाँ देखिए, यहाँ समझाए कि बी का मतलब इधर वाला होता है, ये जो इधर भाज्य तरफ होता है जिसे भाग दिया जाता है। ये जो बी है ये आर से हमेशा बड़ा ही होगा। जैसे यहीं पर देख लीजिए, 2-3 उदाहरण देकर हम जैसे अगर हम 3 को देते हैं 10 से भाग देते हैं, यहाँ पर दिए। ठीक, यहाँ पर देखिए 1 आया, ये जो आर है ये आर है और ये बी है। ये देखिए बी आर से हमेशा बड़ा है, ये 1 है तो ये 3 है। दूसरा आप कोई भी उदाहरण ले सकते, 2 को 5 से भाग देते हैं तो 2 को 6 के उससे भाग, 3 दूनी 6 और यहाँ पर 0। ठीक, यहाँ देखिए ये आर से बी बड़ा ही, आप कोई भी उदाहरण लेकर देख सकते हैं। ठीक, ये हमेशा, इसका मतलब क्या होगा, सीधा एक लाइन में समझिए। ये जो 0 है, ये जो आर है ये हमेशा 0 से बड़ा होगा, ये 0 के बराबर होगा, और बी जो है ये इधर रहता है जिसे भाग के रहता है, ये हमेशा आर से बड़ा ही होगा। इसका सीधा मतलब इतना ही है। ठीक, समझ गए। यही यूक्लिड विभाजन प्रमेय का था। ठीक, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और यहाँ पर एक स्थिति दिया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा गया है, आगे लिखा गया है कि इस विधि से एचसीएफ ज्ञात किया जाता है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का किसका मतलब किससे ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। आप लिखेंगे एचसीएफ, महत्तम समवर्तक कहते हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, आगे अंकगणित के आधारभूत प्रमेय का। आप पहला कॉन्सेप्ट समझ गए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, और दूसरा है अंकगणित के आधारभूत प्रमेय का। अंकगणित एक होता है अंकगणित जिसे हम एडवांस में, एक होता है एडवांस मैथ और एक होता है अर्थमेटिकल मैथ, यही होगा अंकगणित। मतलब उसमें कोई बीज गणित वाला बात नहीं था। अंकगणित को आधारभूत प्रमेय का, जो उसमें अंकगणित की जो आधारभूत, मतलब नीचे जो देखते हैं अगर घर बनता है तो उसका आधार दिया जाता है, वही हुआ अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। वो क्या है, प्रत्येक भाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिसके अव्यक्त की संख्या 2 से ज़्यादा हो। जैसे 4 हो गया, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अगर कोई भी भाज्य संख्या जैसे 4 है, इसे अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसे कैसे लिख सकते हैं, 2 गुना 2। इसे देखें कि आप अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिए, ये 2 है अभाज्य संख्या, ये भी 2 है अभाज्य संख्या, इसे व्यक्त कर दिए। तथा यह गुणनखंड अभाज्य संख्या के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय है, इसे समझिए। इसका क्या मतलब है, यहाँ तक तो सभी समझ जाते, लेकिन यहाँ इसके आगे नहीं समझ, इसका क्या मतलब है देखते हैं। यहाँ पर अगर हम एक कोई भाज्य संख्या लेते हैं, कि कौन सी भाज्य संख्या लेते हैं, एक मान लीजिए भाज्य संख्या ले लिए 24, ये भाज्य संख्या है। अब इसे हम अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, सबसे पहले 24 को तोलते हैं, 24 को सबसे पहले हम तोल लेते हैं। ठीक, यहाँ टूट गया,
3 और 1 के रूप में। इसे कैसे लिखेंगे? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 1। ठीक, अब कई लोग करते क्या, ये है सही रूप, वो कहता है क्रम से लिखने का, तो एक क्रम से, ये नहीं कि सबसे पहले 3 लिख देंगे, ये नहीं कि सबसे पहले 1 लिखेंगे, एक क्रम से लिखने के लिए कहता है। ठीक, जैसे अगर कोई आदमी से ही ऐसे लिख देगा कि 24 को ऐसे तोल देगा, सबसे पहले से 3 से तोल देगा, 8 हो जाएगा, फिर यहाँ 2, फिर यहाँ 4 और फिर यहाँ 2। कहता है सबसे पहले छोटा से तोलने के लिए 3 गुना 2 गुना 2 गुना 2। ये जो हुआ ये मतलब ये इसका कोई अर्थ नहीं है, ये इसका कोई अर्थ नहीं, ये कलम होगा, एक कलम से आना चाहिए। ये नहीं कि सबसे पहले 3 को लिख दिए फिर 2 को लिख दिए, इसका कोई मतलब नहीं। छोटा से शुरुआत होना चाहिए। जैसे यहाँ पर लिखे, यहाँ 2 से शुरुआत हुआ, यही इसका कहता है अंकगणित के आधारभूत प्रमेय का, कहता है कि प्रत्येक भाज्य संख्या, सभी भाज्य संख्या जो है उसको अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तथा यह गुणनखंड जो होगा वो अभाज्य संख्या में आने वाली कलम के बिना अद्वितीय होगा। अभाज्य संख्या आने वाली कलम हमारा एक क्रम से होना चाहिए, उसके बिना अगर नहीं होगा तो वो अद्वितीय हो जाएगा। अब यहाँ पर अगला पॉइंट है, यहाँ समझ गया ना। अब अगला यहाँ पर लिखा गया है, अगला देखते हैं। कहता है मान लीजिए P एक अभाज्य संख्या है। कहता है मान लीजिए P एक अभाज्य संख्या, P जो है वो A² को विभाजित करता है, तो P A को भी विभाजित करेगा। ये जो है ये आपको सिद्ध करने के लिए आएगा, इसका प्रयोग है 1.3 प्रश्नावली में, क्योंकि हम बता चुके यहाँ पर पूरा चैप्टर का कॉन्सेप्ट बताएंगे, हम पूरा चैप्टर का कॉन्सेप्ट एक ही वीडियो में बता रहे हैं। यहाँ क्या है, P एक अभाज्य संख्या है, यदि P A² को विभाजित करेगा तो P A को भी विभाजित करेगा, जहाँ A एक धनात्मक पूर्णांक है, ये जो A है ये धनात्मक पूर्णांक है। ठीक, अब इसे देखते, इसे समझते हैं। मान लीजिए P एक अभाज्य संख्या, कोई भी अभाज्य संख्या, जैसे 3 एक अभाज्य संख्या लेते हैं। ये जो 3 है ये A² को विभाजित करता है, ये मान लीजिए ये किसको विभाजित करता है, ये मान लीजिए 9² को विभाजित करता है। ठीक, तो 3 है ये 9² को विभाजित करता है। ठीक, इसका कथन ये है, कथन के हिसाब से चलेंगे तो यहाँ P ले लेंगे और यहाँ A² ले लेंगे। ये जो P है ये A² को विभाजित कर रहा है, तो कथन करता है कि P A को भी विभाजित करेगा। ठीक, समझ गए। अगर जो अभाज्य संख्या है वो कोई संख्या के वर्ग को विभाजित कर रहा है, जैसे हाँ 3 अगर 9 81, इसका वर्ग 3 81 को विभाजित कर रहा है, आप यदि लगाएंगे तो ये कट जाएगा 27 बार में। ठीक, कट गया। ये जो 3 है ये 9² को विभाजित कर रहा है, तो ये 3 इसके वर्गमूल को भी विभाजित करेगा, इसका मतलब 3 9 को भी विभाजित करेगा। ठीक, समझ गए। 3 यहाँ पर 9 को भी विभाजित करेगा, अगर 3 9² को विभाजित कर रहा है तो 3 9 को भी विभाजित करेगा। इसका प्रयोग हम प्रश्नावली 1.3 में करेंगे, जब आपको हम वो चैप्टर लेकर आएंगे तब आप वहाँ समझ लीजिएगा। अब अगला है, इसका प्रयोग 1.4 प्रश्नावली में होगा। यहाँ लिखा गया मान लीजिए Q एक परिमेय संख्या, हम मान लेते हैं Q क्या है, परिमेय संख्या। इसके बाद में पीछे बताया परिमेय संख्या क्या है, Q एक परिमेय संख्या जिसका दशमलव प्रसाद शांत होता है। शांत मतलब वो कहीं जाकर रुक जाएगा, वो आगे नहीं बढ़ेगा। तब हम x को P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अगर x का दशमलव प्रसाद शांत है तो हम x को P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक, कर सकते हैं, जहाँ जो इसका HCF होगा, HCF इन दोनों का HCF होगा वो 1 होगा। अब इसे दूसरा तरीका से भी लिखा जाता है, P और Q सहभाज्य संख्या है, इन दोनों का मतलब एक ही हो। यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं कि P और Q सहभाज्य संख्या है। ठीक, तथा Q का अभाज्य गुणनखंड 2n इंटू 5n के रूप होगा, जहाँ m और n निरंतर पूर्णांक है। अब इसे समझिए, यह क्या कहता है, कहता है कि x एक परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसाद शांत है। ठीक, तब हम x को P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। समझिए, हम कोई भी परिमेय संख्या ले लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं कौन सा परिमेय संख्या, हम ले लेते हैं 3/5। इसका दशमलव प्रसाद शांत है, इसे चेक करने के लिए हम बताएंगे जब अगला बेसिक कॉन्सेप्ट बताएंगे, हाँ अगला बेसिक कॉन्सेप्ट में ये कवर करवा देंगे। ये 3.5 एक परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसाद शांत है। अगर इसका दशमलव प्रसाद शांत है तब हम x को P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, तो x को हम P/Q के रूप में व्यक्त कर दिए हैं। ठीक, यहाँ देखिए x को 3/5 लिख दिया था, इसका मतलब x को P/Q के व्यक्त करें। इसे हम P मान लेते हैं, ये 3 को P और यहाँ Q को हम 5 को Q मान लेते हैं। और कहता है जहाँ P और Q का HCF 1 होना चाहिए, इसका मतलब P और Q सहभाज्य संख्या है। अगर P और Q का आप HCF निकालेंगे तो इसका 1 नहीं देगा, इसे आप निकाल कर देख लीजिएगा। अगर ऐसा होगा तब क्या होगा, अगर ऐसा हो जाएगा
तब जो 3/5 था, 3/5, अगर इसका जो क्यू है, क्यू तो नीचे का वाला, ये जो क्यू का गुणनखंड होगा वो 2n × 5m के रूप का होगा। अब इसे जांच करते हैं। ये 3 यहाँ पर देखें कि हम यहाँ 2/0 गुणा 5/1 लिख देंगे। कहेंगे ये 2/0 कैसे जोड़ दिया, तो सिर्फ 5/1 इसे लिख सकते हैं, क्योंकि 5 को एक बार लिखेंगे तो ये 5 का, इसे हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब कहेंगे 2/0 लिख दिए, क्यों लिख दिए, अपना मन से थोड़ी लिख सकते हैं। अब देखिए आप एक फार्मूला याद रखेगा, a/0 बराबर 1 होता है। कोई भी संख्या है अगर उस पर 0 दे दीजिए, उसका पावर 0 कर दीजिएगा तो उसका आंसर 1 आएगा। अब आप जानते हैं कि 1 में कोई भी संख्या से गुणा करेंगे तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए हम यहाँ पर 2/0 लिख दिए। अब यहाँ पर ये 2/n × 5m के रूप में व्यक्त हो गया। इसका कथन कहता है कि 2/n × 5m के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक, चलिए अब अगला बेसिक कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। होता है, मान लीजिए x बराबर p/q एक ऐसी परिमेय संख्या है जिसका q का अभाज्य गुणनखंड 2/n × 5m के रूप का है। ठीक, जहाँ n और m निरंतर पूर्णांक है, तो x का 0.5% है। अब इसका उल्टा दिया गया है। देखिए कोई भी एक परिमेय संख्या से x बराबर मान लेते हैं, इसे मान लेते हैं 7/5 है। ठीक, 7/5 है। अगर कहता है अगर इसका जो क्यों का अभाज्य गुणनखंड, क्यों मतलब नीचे वाला, इसका अभाज्य गुणनखंड कैसा है, 2/n × 5m के रूप का है। अगर ऐसा है तो इसका 0.5% होगा। ये जज करने का शॉर्ट ट्रिक हो गया। आप जो हल्का गुणनखंड होगा उसे 2/n × 5m के रूप में अगर व्यक्त हो जाएगा तो वो हो जाएगा शांत, उसका 0.5% हो जाएगा। अब अशांत होने के लिए क्या है, अभी आगे समझाया गया है। अब अशांत होने के लिए मान लीजिए x बराबर p/q एक परिमेय संख्या है। q का अभाज्य गुणनखंड अगर 2/n × 5m के रूप का नहीं है, जहाँ n और m निरंतर पूर्णांक है, तो x का 0.5% आवृत्ति होगा। अगर हम अभी आपको बताएं कि अगर जो हल्का गुणनखंड होगा वो 2/n × 5m के रूप का होगा तो वो शांत होगा। अगर नहीं होगा तो वो क्या होगा, अगर नहीं होगा तो हो जाएगा अशांत आवर्ती हो जाएगा। अगर नहीं होगा तब, जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे हम लेते हैं 7/7 लेते हैं। यहाँ पर कोई उदाहरण, जब हम आपको प्रश्नावली बताएंगे तब इसके बारे में अच्छा से 1.4 प्रश्नावली में, इससे हम एक उदाहरण लेते हैं 2/2 ले लेते हैं 14। ठीक, 2/14। अब इसका हम हल्का गुणनखंड देखते हैं, ये शांत है कि अशांत आवृत्ति है। ठीक, 2/, इसे अगर तोड़ेंगे तो ये 2 × 7 हो जाएगा, जिसका मतलब ये इसका नीचे वाला जो है इसमें 7 भी आ रहा है, इसका मतलब ये 2/n × 5m के रूप का नहीं है, इससे इसका 0.5 अशांत आवृत्ति होगा। ठीक, यहाँ तक आप समझ गए, यहाँ तक समझ गए तो समझिए आपसे ये पूरा चैप्टर बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर हम आपको पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिए हैं, पूरा चैप्टर 1 का बेसिक कॉन्सेप्ट। अब हम आपको पूरा प्रश्नावली बताएंगे, जहाँ पर हम धीरे धीरे वीडियो आएंगे, सभी को हम विस्तार से बताएंगे। यदि आप यह वीडियो देख लिए हैं तो आप निश्चिंत हो जाइए कि आपसे सारा प्रश्न बन जाएगा। यदि नहीं बनेगा तो आप समझ जाइएगा, हमसे वीडियो देखेंगे। ठीक, यदि आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर कीजिएगा और हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्नावली 1.1 के साथ, तब तक धन्यवाद।